हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी एंड थियोरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे थियोरीज, तो एरिस्टोटल ने जो दी थी, तो आज हम ये पढ़ेंगे। फिर जब हमारा एरिस्टोटल का जब टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम करेंगे मॉडर्न की पॉलिटिकल थिंकर की बात करेंगे उसके बाद अगले क्लासेस में, तो जिसमें मैकियावेली जैसे आएंगे। जब हमारा पेपर फर्स्ट एंड पार्ट है जो कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, तो अप्रॉक्सीमेटली 35% जो है हमारी अच्छे से तैयारी हो जाएगी PSIR ऑप्शनल। तो आप अच्छे से जो है स्कोर कर सकते हो अगर आप इसी तरह जो है हमारे साथ बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करें। प्लीज़ अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में जो है इन्होंने क्यों इतना फोकस किया है एरिस्टोटल ने, बिकॉज जब आपने पढ़ा होगा प्लेटो के बारे में, जो मैंने आपको क्लासेस पढ़ाई थी प्रीवियस में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्लेटो ने थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी दी है उसमें प्लेटो ने काफ़ी जो है कंप्लीट तरह की जो है वो चेंजेस लाने की कोशिश की है। जैसे वो बोलते कि जो फिलोसफर किंग है तो वो अगर पावर में है तो उनके पास क्या होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उनके पास कॉमन ओनरशिप होनी चाहिए। यानी कि उन्होंने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में बताया था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस चीज़ को क्या करना चाहिए, एबॉलिश करना चाहिए, बिकॉज ये क्या कर देंगे, करप्ट करने लग जाएंगे। तो इसी बात को ना ये एरिस्टोटल क्या करते हैं, इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमें जो है मॉडरेट तरह यानी कि एक एवरेज सोल्यूशन देना चाहिए, ना कि उसको हमें जो है एक ही बार जो है रेडिकल चेंज नहीं लाना चाहिए, कंप्लीट जो है वो चेंज नहीं लाना चाहिए। हमें जो हमेशा जो है एवरेज तरीका जो है उसको फॉलो करना चाहिए, तभी वो चीज़ काम कर पाती है, तभी पॉसिबल हो सकता है। इसलिए ये अपने कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे कि क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोस थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, डैट मीन्स क्रिटिसिज्म ऑफ कम्युनिज्म, जो इन्होंने प्लेटो ने दी थी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में, तभी ये क्या करेंगे, उसका क्रिटिसाइज करते हुए ये अपनी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी को जो है एक्सप्लेन करेंगे। एरिस्टोटल ने क्या किया है, 3 सिस्टम जो है थ्योरी इसके प्रॉपर्टी के उसको एनालाइज किया है। फर्स्ट इज कॉमन ओनरशिप एंड कॉमन यूज़, मतलब इस चीज़ को क्या किया इन्होंने, रिजेक्ट किया। इसका मैं आपको मतलब बताऊंगी अभी। सेकंड पॉइंट इज़ कॉमन ओनरशिप इंडिविजुअल यूज़, यानी कि इसको भी इन्होंने रिजेक्ट किया है। थर्ड इज़ इंडिविजुअल ओनरशिप एंड कॉमन यूज़, इसको इन्होंने क्या किया, सजेस्ट किया, एक्सेप्ट किया, प्रपोज किया इनको। तो अब हम समझेंगे कि इसके पीछे क्या रीज़न है, जो इन्होंने 2 जो है सिस्टम को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और एक को इन्होंने एक्सेप्ट किया। तो क्या रीज़न है इसके पीछे, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज वाई ही रिजेक्ट्स कॉमन ओनरशिप एंड कॉमन इंडिविजुअल, ये हमने अभी पढ़ा ना फर्स्ट पॉइंट। इसकी हम अब देखेंगे क्यों इन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है। बिकॉज ये बोलते हैं ना ही ये सोसाइटी के लिए सही है और ना ही ये प्रॉपर्टी के लिए सही है। कैसे, सपोज अगर मतलब एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, और इसमें क्या है, कॉमन ओनरशिप है और कॉमन ही मतलब कंज्यूमर हो गए, कि आप ही जो है सभी की ड्यूटी बनेगी कि सभी जो है प्रोड्यूस करे और सभी ही कंज्यूम करे। अब आप खुद सोचो, इतनी पीस ऑफ लैंड है, उनमें से कुछ लोग जो है आकर प्रोड्यूस करेंगे और बाकी वाले जितने भी लोग हैं वो सभी कंज्यूम जब करने लग जाएंगे, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं सोचेंगे कि हम क्यों इतनी मेहनत करें, हम क्यों इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि हाँ इनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें, सभी प्रोड्यूस करें, खाली थोड़ी ना ये कंज्यूम करने आए हैं तो चलते बने। तो इनका भी काम बनता है कि ये भी पूरा जो है अपना काम को पूरा करे। तो इस वजह से जो है कोई भी इस चीज़ के लिए क्या हो, वो मोटिवेटिंग नहीं होगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि फिर ऐसे कोई भी जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम नहीं करेगा, है ना, क्योंकि हर कोई सच आएगा मैं क्यों करूँ, वो करेगा। ऐसे करने से जो है वो पीस ऑफ लैंड जो है अनप्रोडक्टिव रह जाएगी, यानी कि कॉमन ओनरशिप इज़ नॉट प्रोडक्टिव एंड इट इज़ नॉट इनफ मोटिवेटिंग, ना ही वो प्रोडक्टिव रहेगी ना ही वो मोटिवेटिंग। सभी एक जैसे नहीं होते, हर एक इंडिविजुअल की पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अलग होती है। तो हमें जो है समझना चाहिए कि
कॉमन ओनरशिप और कॉमन यूज़ करना दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। ठीक है, एक चीज़ हो तो उस चीज़ पे हम बोले कि सभी मतलब करे, काम करे, सभी प्रोड्यूस करे और सभी कंज्यूम करे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हर जो इंसान है कुछ नहीं भी करना चाहता, वो चाहता कि हम आए सिर्फ खाएं, बाकी है ना हम क्यों करें, हमको ज़्यादा है, तो ना ही किसी को मोटिवेशन होगा। तभी इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं कि इन रियलिटी में दैट्स नॉट पॉसिबल टू अप्लाई दिस सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी। तब हम सेकंड की बात करके वाई ही रिजेक्ट्स द कॉमन ओनरशिप इंडिविजुअल यूज़। इस चीज़ को क्यों रिजेक्ट किया, इसका भी एक रीज़न है, क्या वो अब हम पढ़ेंगे। तो वाई ही रिजेक्ट्स द कॉमन ओनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज़, ये बोलते हैं इस चीज़ को क्यों रिजेक्ट करते हैं। खुद सोचो, अगर पीस ऑफ लैंड जो है वो सबकी है, ठीक है, कॉमन की है, हर एक की लैंड है वो, लेकिन उसमें जो हर एक प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो यूज़ करने वाला कंज्यूमर होगा वो एक होगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। इस चीज़ में अगर हम सोचें तो ये कभी भी लॉजिकल वे में देखा जाए तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि क्योंकि सभी प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन खाए कोई एक, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता इन रियलिटी में। तभी एरिस्टोटल जो है इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं कि ऐसे जो है होना इम्पॉसिबल है इन प्रैक्टिकल में, और ये काफ़ी जो है सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव होगा। ठीक है, एक ही यूज़ करे, सभी उस चीज़ को मेहनत करे, तो ये तो कभी हो नहीं सकता, तभी इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज़ इंडिविजुअल ओनरशिप, यानी कि कॉमन यूज़। इस चीज़ को ये क्या करेंगे, प्रपोज करेंगे। प्रपोज क्यों करेंगे, एक्सेप्ट क्यों करेंगे, बिकॉज ये निकालते हैं एवरेज तरीका कि इस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। तो एरिस्टोटल कंसीडर्स करते हैं अवर प्रिंसिपल एज एन एग्जाम्पल ऑफ इट्स फंडामेंटल आइडिया ऑफ गोल्डन मीन। मतलब ये बोलते हैं अगर एक पीस ऑफ लैंड है एक इंसान के पास, इंडिविजुअल पर्सन के पास, तो वो इसका ओनर है, ठीक है, तो खुद सोचो इतना 1000 एकर्स की इसके पास ज़मीन है और वो अपने लिए जो है इतना भी काफ़ी इनफ है, वो इतना ही खा पाता है, उसकी फैमिली भी इतनी ही खा पाती है, लेकिन जितना भी ये बाकी का जो सरप्लस जो बचा है, तो हमें क्या करना चाहिए, सोसाइटी में, सोशल में हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, यानी कि जो ये प्रोड्यूस हो रहा है हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए लोगों की भलाई के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए। तो इससे मुझे क्या होगा, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, मुझे एक तो मुझे मोटिवेशन होगी, एक तो मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी कि मेरा नाम जो है वो रोशन होगा, अप होगा मेरा नाम, और मुझे जो है एक मोटिवेशन भी मिलेगी कि मैं लोग मुझे जो है अच्छे वे में मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे। और थर्ड इज़ प्रोडक्टिव होगी, फोर्थ इज़ सोशल स्टेबिलिटी होगी, और इससे क्या है कभी भी इनस्टेबल नहीं रहेगी सोसाइटी, बिकॉज लोगों की जब वेलफेयर के लिए जब काम किया जाता है तो वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि वो सोसाइटी में रिवॉल्ट करे या कोई चेंज लाए, इसलिए जो है सोशल जो है स्टेबिलिटी भी रहेगी। तो कॉमन यूज़ के क्या क्या उन्होंने बताए, एरिस्टोटल बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा पॉवर्टी होना भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट आता है, इससे भी सोशल स्टेबिलिटी नहीं रहती। ये मानते हैं कि हर एक इंसान को एवरेज का रास्ता ढूंढना चाहिए, कोई भी एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, अपने पास कम से कम मॉडरेट वेल्थ रखे जितनी उसको चाहिए, इनफ जितना होना चाहिए उसके पास। पर्सन शुड कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स, अगर उसके पास सरप्लस है तो वो लोगों की वेलबींग के लिए जो है कंट्रीब्यूट उसको करना चाहिए। आफ्टर ऑल एक मैन की ड्यूटी बनती है, मैन इज़ ए सोशल एनिमल है, तो मैन की ड्यूटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे, उनकी वेलफेयर के लिए कुछ करे, बिकॉज सोसाइटी जो है वो मैन की लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है, तो इसलिए हमें जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो एरिस्टोटल का जो आइडिया है वो किसके साथ मैच होता है, किसके साथ सिमिलर है, गांधीयन आइडिया के। जो महात्मा गांधी थे ये भी सजेस्ट करते थे, इन्होंने एक आइडिया दिया था ट्रस्टीशिप का, मतलब कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनको क्या होना चाहिए, तो उनको सजेस्ट करते हैं कि जो आपके पास जो है लैंड है, जितना आप जो है प्रोड्यूस करते हो और मतलब उनमें से जितना आप कंज्यूम करते हो वो आप अपने पास रखो, लेकिन जो बाकी का सरप्लस है आपको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कैन कीप वेल्थ बट सरप्लस मस्ट बी कंसिडर्ड सोशल इन नेचर, ठीक है, इसका ये मतलब है। अब हम पढ़ेंगे थियोरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो थियोरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या आप जानते हो कि जो एरिस्टोटल है इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करके फिर अपनी इन्होंने थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दी है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है हमारे एरिस्टोटल के टॉपिक में
कि उन्होंने इस बात को जो है काफ़ी एनालाइज करके वो एक हमारे आगे प्रेजेंट किया है, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है क्योंकि इनको इसलिए टाइटल दिया गया है कि ही इज़ अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि ये बोलते हैं कि एक स्टेट की शुरुआत जो है, मतलब एक पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत स्टेट के साथ ही होती है और स्टेट के साथ ही इसका एंड होता है। ये मानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है यही स्टेट है, यही गवर्नमेंट है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी एक पॉलिटिक्स जो बुक लिखी थी 335 BC में, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, उनकी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर टाइप्स एंड रेवोल्यूशन के बारे में, कोर इश्यूज़ के बारे में उन्होंने डिस्कस किया पॉलिटिक्स बुक में। और ये बोलते हैं कि जो प्लेटो के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं, ये बोलते हैं जो प्लेटो है, प्लेटो ने क्या किया है, एक बुक लिखी थी रिपब्लिक, जिसमें इन्होंने क्या किया, उनकी बुक ऐसी थी एनसाइक्लोपीडिया, यानी कि इनकी मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा डील किया। इन्होंने एक सब्जेक्ट पे, सिंगल सब्जेक्ट पे जो है डील नहीं किया, इन्होंने मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे जो है डील किया, जैसे कि एजुकेशन हो गया, एथिक्स हो गया, फ़िलासफ़ी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, लिटरेचर हो गया। इस तरह के जो है सब्जेक्ट पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। किसने? प्लेटो ने। तो इसलिए इनको फादर ऑफ जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने फ़िलासफ़ी दी है हर एक सब्जेक्ट को फोकस करते हुए। तो ऑन द अदर हैंड जो एरिस्टोटल की बुक है वो पॉलिटिक्स है, वो एक कोर इशू के साथ डील करती है, यानी कि जो स्टेट से जुड़ी हो, जो पॉलिटिक्स से जुड़ी हो। तो हैंस इट कैन बी ट्रीटेड एज, इसको ट्रीट किया जाता है फर्स्ट टेक्स्ट बुक्स इन द डिसाइपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की ये पहली बुक मानी जाती है पॉलिटिक्स, बिकॉज ही गिव्स थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर स्टडिंग 158 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड इसको सही मायने में बोला जाता है कि ही इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तभी इनको बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तब भी दी है जब इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की है, फिर जाके इन्होंने थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दी है। वो स्टडी करके उस चीज़ को इन्होंने एनालाइज़ किया, उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए एनालाइज़ किया, कंपेयर किया, क्लासिफिकेशन करके देन उन्होंने थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दी है। तो इनकी जो मैथडोलॉजी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे प्लेटो की डिडक्टिव थी, डायलेक्टिक्स थी, सोक्रेटिस की भी डायलेक्टिक्स थी, हमने पढ़ी थी लास्ट क्लासेस में। तो इनकी जो एरिस्टोटल की जो मैथडोलॉजी है वो इनकी किस बेस पे है, इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके, उस चीज़ को एनालाइज करके, उस चीज़ को कंपेयर करके, उस चीज़ को क्लासीफाई करके देन ये क्या करेंगे, एक अल्टीमेट जो है उसमें से निकल के आएगा वो देंगे थ्योरी। इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो प्लेटो और इनमें क्या डिफरेंस था। जो प्लेटो की थ्योरी थी वो इमेजिनेशन बेस पे थी, लेकिन जो एरिस्टोटल थी ये एनालाइज के बेस पे थी, यानी कि ये ऑब्जर्व करते थे रियल कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको एनालिसिस करते थे, उनको कंपैरिजन करके देन उनको क्लासीफाई करते थे। तभी इनकी मैथडोलॉजी को बोला गया कि इनकी मैथडोलॉजी क्या है, मोर साइंटिफिक एज वेल एज प्रोटो साइंटिफिक, कि काफ़ी इन्होंने सूझबूझ कर एक थ्योरी दी है। तो उसके बाद जो है हम इनके मेन फीचर्स पढ़ेंगे इनकी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। वो है, ये मानते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंस नहीं करते कि जो स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन है एंड गवर्नमेंट है, दैट आर डिफरेंट, ये नहीं मानते ऐसे। ये बोलते दैट आर सेम, सिमिलर है। तो इन्होंने क्या किया, एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन की है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो हम समझेंगे। नंबर ऑफ पर्सन्स रूलिंग, ये बोलते हैं कि जो है अगर एक पर्सन रूल करे तो अगर वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करे तो समझो वो मोनार्क है, समझो वो फिलोसफर किंग है। लेकिन जब वो सेल्फ इंटरेस्ट अपने बारे में सोचना लगे तो समझो वो करप्ट कर रहा है, और वो किस फॉर्म में आ जाता है, टायरनी। टायरनी होता है डिक्टेटरशिप, तानाशाही। ठीक है, फिर अगर वो पर्सन जो है, कुछ लोग जो है जब मतलब रूल करने लग जाते हैं, वो भी रिच लोग, तो वो क्या, जब वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं तो वो एरिस्टोक्रेसी होते हैं। लेकिन जब वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने लग जाते हैं तो वो ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही मैनी, जब बहुत लोग जो है इन्वॉल्व होकर रूल करें और उस रूल करे और उसको बोला जाता है पॉलिटी, यानी कि उसमें मिडिल क्लास के लोग जब वो रूल करें तो ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास अगर पुअर निकली तो वो डेमोक्रेसी होगी, ये ऐसा मानते थे। और डेमोक्रेसी क्या हो जाएगी, टायरानी में बदल जाएगी, ऐसे बोलते थे। मतलब मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। द वेस्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट मोनार्की, वेस्ट रूल ऑफ फिलोसफर किंग। मतलब
तो इन्होंने क्या किया, इस बारे में इन्होंने बताया कि जो द वेस्ट स्टेट मतलब जो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो वेस्ट गवर्नमेंट फॉर्म है वो कौन सी होगी, मोनार्की होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये बोलते हैं मोनार्की तो वेस्ट है, लेकिन हम प्रैक्टिकल में देखा जाए डैट नॉट वेस्ट फॉर द सोसाइटी बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकल फॉर्म विल बी टायरानी मतलब अगर हम प्रैक्टिकल में इसको अप्लाई करेंगे तो ये टायरानी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझो एक पर्सन को जब एब्सोल्यूट पावर दोगे आप, वो करप्ट करने लग जाएगा। इसलिए ये वेस्ट तो है, लेकिन वेस्ट प्रैक्टिकल नहीं है। फिर ये सजेस्ट करते पॉलिटी, ये बोलते हैं कि जो पॉलिटी है ये बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म है। कैसे, ये बोलते जब कुछ लोगों के का रूल हो, यानी कि कुछ फ्यू लोग होंगे, लेकिन सब बहुत नहीं, फ्यू होंगे, डैट मीन्स द रूल ऑफ मिडिल क्लास के होंगे, जो एजुकेटेड होंगे, जो मतलब जिनके पास ना वो एक्सट्रीम पॉवर्टी है ना वो एक्सट्रीम रिच है, एक मॉडरेट है, एक एवरेज है, वो कभी भी जो है करप्ट नहीं करेंगे। ये मानना है कि ये पॉलिटी वेस्ट है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी अच्छे से। फिर डेमोक्रेसी, इसको बोला जाता है कि ये क्या है, इट इज़ द सेकंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ये बोलते हैं जब डेमोक्रेसी में कुछ लोग जब पावर में आते हैं वो पुअर लोग होते हैं, वो इग्नोरेंट होते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होती और वो डिक्टेटरशिप करने लग जाते हैं, तानाशाही बन जाते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया में है, ठीक है, डिक्टेटरशिप। तो अगर एरिस्टोटल आज होते तो वो नॉर्थ कोरिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस चीज़ को मतलब उसका जो सिस्टम है उसको रिजेक्ट कर देते बिकॉज वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, आपको पता ही होगा नॉर्थ कोरिया के बारे में। तो उसके बाद ये बोलते हैं कि वहाँ पे मैनी इग्नोरेंट पुअर्स होंगे डेमोक्रेसी में और ये कभी भी अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे और ये गवर्नमेंट की सेकंड वर्स्ट फॉर्म है। इट रिजल्ट इन टू एमरजेंस ऑफ डेमोगोजिक लीडर्स विच मेक पीपल फूल एंड एस्टेब्लिश टायरानी। मतलब इसमें फिर क्या होगा, लोग क्या है डेमोगोजिक लीडर्स बन जाएंगे और लोगों को बेवकूफ़ बना के और टायरानी जो यानी कि डिक्टेटरशिप जो है बन जाएंगी। कैसे, हमारे इंडिया में डेमोगोजिक लीडर कौन थी इंडिया में, इंदिरा गांधी। मतलब इंदिरा गांधी की वजह से हमारी डेमोक्रेसी जो थी डिस्टेबलाइज थी, यानी कि स्टेबल नहीं थी, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको भी जो था उसको फॉलो नहीं किया जाता था, यानी कि उसको डिस्ट्रक्शन उसको माना ही नहीं जाता था और अपने जो है रूल्स निकाले जाते थे। थर्ड इज जो स्टेट को जब वो रन कर रहे थे इंदिरा गांधी, तो वो अपनी अकॉर्डिंग टू हर विम्स एंड फैंसीज मतलब अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी मर्जी से रन कर रही थी। तो ये भी जो है अपनी एक इसको बोला जाता है डेमोगोजिक लीडर्स, यानी कि इन्होंने इस्टेब्लिश की थी टायरानी अपनी मर्जी से जो गवर्न कर रही थी। तो टायरानी जो है सबसे पहली फॉर्म बताई है वर्स्ट फॉर्म, यानी कि सबसे जो बैड फॉर्म है गवर्नमेंट की, दैट इज़ टायरानी। सेकंड इज डेमोक्रेसी, ठीक है, वो मैंने आपको रीज़न बता दिया है। साइकिल ऑफ चेंज ऑफ गवर्नमेंट, मतलब वाई चेंज, क्यों चेंज, चेंज इज़ लॉ ऑफ नेचर, चेंज होना लॉ का एक नेचर है। तो पॉलिटी एक वेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि रूल ऑफ लॉ अगर होगा वो पॉलिटी में होना चाहिए। कैसे, एरिस्टोटल को बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और इन्होंने पॉलिटिक्स बुक लिखी हुई है और उसमें कोर इश्यूज़ को डिस्कस किया है। तो इन्होंने क्या किया है, एक इम्पॉर्टेंट जो है रीज़न जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन एक इम्पॉर्टेंट है वो दिया है थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो डैट इज़ वेरी परफेक्ट, इन्होंने एनालाइज करके ही दी है। और इन्होंने तब दी थी जब इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और उनको एनालाइज करके क्लासिफिकेशन करके कंपेयर करके दैन उन्होंने एक थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। तभी इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है इनकी टॉपिक को, एरिस्टोटल के टॉपिक में, कि ये थ्योरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये एनालाइज करके ये सजेस्ट करते हैं कि पॉलिटी बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये काफ़ी अच्छे से चल सकती है। कैसे, वी कैन सी द एप्लीकेशन ऑफ इस प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन इन द थ्योरी, मतलब इनकी थ्योरी में हमने एक गोल्डन मीन जो है मीन देखा, मॉडरेशन एवरेज का तरीका उन्होंने अपनाया। कैसे, पॉलिटी इज द गोल्डन मीन ऑफ ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी एज इट इज सिचुएटेड बिटवीन दिस टू फॉर्म्स इन दिस क्लासिफिकेशन। कैसे, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी और ओलिगार्की, ठीक है, ये डेमोक्रेसी ये ओलिगार्की है और इसमें क्या है पॉलिटी। अब मेरी बात सुनो, ये क्या है मिडिल क्लास को क्यों इतना फोकस किया, क्यों इनको एनकरेज किया कि ये पॉलिटी इनको संभालनी चाहिए, क्योंकि ये मानते हैं जो मिडिल क्लास के पार्ट होते हैं ना तो ये ज़्यादा रिच होते हैं ना ही ये ज़्यादा पुअर होते हैं, और ये एजुकेट भी ठीक होते हैं और इनके पास जो है एक मॉडरेट वेल्थ होती है, ठीक है, और लोगों की जो है उनकी वेलफेयर के लिए काम करेंगे।
इसलिए जो है जो एक्सट्रीम रिच होंगे वो कभी भी इनके अगेंस्ट ना जाएंगे, और जो पुअर कभी भी इनके अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को ट्रस्ट होगा इन पे, मिडिल पे, कि ये कभी करप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एजुकेटेड भी है। अगर आप खुद सोचो, अगर रिच को हम सत्ता दे देंगे, अगर इनको बोलेंगे कि आप पॉलिटिक्स चलाओ, तो इससे क्या होगा, पुअर ज़्यादा इस चीज़ को कॉन्स्पिरेसी करेंगे, ज़्यादा जो है कन्फ्लिक्ट लाने की कोशिश करेंगे। पुअर सोचेंगे कि जो रिच है ये करप्ट करेंगे और हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही जब पुअर को हम लाएंगे, जानेंगे डेमोक्रेसी, रिच को माना गया है जब ये करप्ट करने लग जाएंगे, ये ओलिगार्सी में कन्वर्ट होगा। जब ये जो पुअर लोग जब करप्ट करने लग जाएंगे, समझो ये डेमोक्रेसी जो है कन्वर्ट होगा। कैसे? जब रिच लोग सोचेंगे कि पुअर के पास सत्ता है, हम इतने अमीर होके पुअर को ही क्यों पावर दी है, तो इस वजह से कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसलिए मॉडरेट ये तरीका निकालते हैं कि डैट इज़ मिडल जो होना चाहिए, डैट इज़ बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि पॉलिटी में अगर आपको चलानी है तो मिडिल क्लास के लोग होने चाहिए, बिकॉज मिडिल एक ऐसा पाथ है जो जिसके पास मॉडरेट वेल्थ होती है, ना एक्सट्रीम रिच होते हैं ना एक्सट्रीम पुअर होते हैं, और ना ही दोनों के साइड जो है वो इतने इंटरेस्ट करते हैं कि वो दोनों की साइड, मतलब दोनों की साइड को लेके वो चलते हैं एक एवरेज तरीका लेके, और वो एजुकेटेड भी होते हैं। तो पॉलिटी इज़ अ रूल ऑफ मिडिल क्लास, इट अवॉइड्स एक्सट्रीम, ये दोनों सिस्टम को भी अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ओलिगार्की है तो रूल ऑफ कुछ फ्यू रिच का होगा, वैसे ही डेमोक्रेसी होगा तो रूल ऑफ लोगों का होगा, लेकिन मैनी इग्नोरेंट लोगों का ही होगा, ठीक है, पढ़े लिखे कम ही होंगे क्योंकि पुअर है वो। तो पॉलिटी एक मॉडरेशन है, यानी कि मिडिल क्लास जो है एक मॉडरेशन का रास्ता है। तो तभी इनकी जो थ्योरी है वो भी हम देखते हैं कि रेडिकल चेंज नहीं लाते, मॉडरेशन का जो है मिडिल पाथ का लाते हैं, ये सोच अप्लाई करते हैं। इट इज़ रूल ऑफ रिच बट नॉट ऑफ एक्सट्रीमली रिच, इट इज़ रूल ऑफ मैनी रादर दैन फ्यू बट नॉट ऑफ सो मैनी, यानी कि ना तो ये ज़्यादा रिच है ना ही ज़्यादा पुअर है, ये मिडिल है, यानी कि मॉडरेट है, ठीक है, तभी इन वेस्ट माना जाता है। द रूल ऑफ मिडिल क्लास इज ऑलवेज बेटर बिकॉज बोथ रिच एंड जो पुअर है, जो मैंने आपको अभी समझाया, आर ससेप्टिबल टू क्राइम्स, यानी कि अगर रिच ज़्यादा पावर में आएंगे, करप्ट करने लग जाएंगे, तो हो सकता है वो एरोगेंट भी होते हैं, तो घमंडी भी होते हैं, तो हो सकता है वो क्राइम भी कर दे, ठीक है। वैसे ही अगर पुअर, अगर वो उनको पावर मिल जाए, अगर वो करप्ट करने लग जाए, तो वो क्या है, इग्नोरेंस होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, और वो कहीं ना कहीं गलत भी क्राइम भी कर दे, ठीक है। तभी इनको माना गया है कि बोथ रिच एंड पुअर आर ससेप्टिबल टू क्राइम्स, वन कमिट्स क्राइम आउट एरोगेंस एंड अदर बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, जो मैंने आपको अभी समझाया, एक अपने एरोगेंस की वजह से क्राइम करेगा, दूसरा अपनी इग्नोरेंस की वजह से। तो रिच जो है वो ट्रस्ट नहीं करेगा पुअर पे, ऐसे ही पुअर जो है ट्रस्ट नहीं करेगा रिच पे, हैंस इसलिए जो है रूल ऑफ लॉ कभी भी जो है स्टेबल नहीं रहेगा। हाउएवर बोथ विल ट्रस्ट किस पे करेंगे, मिडिल क्लास पे, क्योंकि दे हैव ए मॉडरेट वेल्थ, तो इनके पास एजुकेशन भी है, तो ये एजुकेटेड है, और ये जो है इनकी ना एक्सट्रीम पॉवर्टी है ना ये एक्सट्रीम रिच चाहते हैं, ठीक है, इस सिस्टम को ये अवॉइड करते हैं। तो द रूल ऑफ मिडिल क्लास इज़ मोर स्टेबल होगा, क्योंकि ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, लॉ गिवर्स, ग्रेट लॉ गिवर्स थे जिसका नाम था सोलोन, वो जो मिडिल क्लास से आए थे, तो वो क्या थे, उनकी जो गवर्नमेंट थी काफ़ी मोर स्टेबल थी, तो इसलिए इतना मानते हैं कि जो अगर स्टेबल चाहिए आपको, तो आपको मिडिल क्लास के लोगों को पावर में जो है लाना चाहिए, उनको पॉलिटिक्स करने देनी चाहिए, क्योंकि वो एजुकेटेड भी होते हैं और वो दोनों सिस्टम को जो है अवॉइड करते हैं। तो मिडिल क्लास जो है इनमें रीज़न भी होता है, और ये ना ही इतने ज़्यादा रिच होते हैं ना ही इतने ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, द रूल ऑफ मिडिल क्लास इज़ द बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और एक कंक्लूड निकल के आता है कि ना पुअर अच्छे होते हैं ना रिच, क्योंकि इनके ये एरोगेंट होते हैं और ये इग्नोरेंट होते हैं, नॉलेज की वजह से नॉलेज नहीं होती और इग्नोरेंट बन जाते हैं। ये अपने रिच की जो है, जब इतने रिच हो जाए फिर ये घमंड आ जाता है, एटीट्यूड आता है, उस वजह से ये दोनों भी है सोसाइटी के लिए सही नहीं होगा, इसलिए हमें मिडिल पाथ का रास्ता चुनना चाहिए। आई होप आपको अच्छा लगे। अगर आपको समझ नहीं आया होगा कुछ भी तो आप मुझे पूछ सकते हो। आई होप मैंने तो जो है अच्छे से आपको समझाया है। तो फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर एंड लाइक कर देना। थैंक यू।